देखिए, लास्ट जो था आपने शेयर्स के बारे में डिस्कशन करके ख़त्म कर दिया था। सेक्शन 43 जो बता रहा था, इक्विटी शेयर, प्रेफरेंस शेयर, सब हो गया था। आज का एक टॉपिक है, ये एक काफ़ी इम्पॉर्टेंट टॉपिक है हमेशा के लिए। हमेशा का मतलब है यहाँ भी, इंटर भी। मतलब जब जब तुम कंपनी एक्ट पढ़ोगे कॉलेज में अपने या कहीं पर भी, वहाँ सब जगह इम्पोर्टेंट है। मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन, बार बार इसका नाम आ रहा था ना पीछे, एमओए। मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन, एमओए, ये एक तरह का डॉक्यूमेंट है। नहीं दिख रहा? लाइट बंद करनी पड़ेगी शायद। देख, लाइट बंद कर। पर्दा थोड़ा सा ये, पर्दा ठीक करो। ठीक है ना? तो मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन के बारे में हम यहाँ पे डिस्कशन कर रहे थे। ये एक ऐसा डॉक्यूमेंट है जो एक कंपनी की नींव है। ठीक है? जैसे एक कॉन्ट्रैक्ट बनता है ना पार्टनर्स के बीच में, ऐसा ही ये भी है। कॉन्ट्रैक्ट, पार्टनर लोग होते हैं, उनके बीच में आपस में कॉन्ट्रैक्ट बन जाता है, जैसे हम पार्टनरशिप डीड बोल देते हैं, और उसी डीड के अकॉर्डिंग पार्टनर लोग सारा काम कर रहे होते हैं। यहाँ पर ऐसा कोई कॉन्ट्रैक्ट तो है नहीं पार्टनरों का, उसी की तरह काम करने वाला एक ये डॉक्यूमेंट है मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन। उससे थोड़ा बढ़कर ही है ये। कॉन्ट्रैक्ट कोई लीगल स्टेटस नहीं रखता, लीगली वो बाउंडेड थोड़ी है कॉन्ट्रैक्ट बनाना। पार्टनर्स के बीच में एग्रीमेंट जो बनता है वो लीगली बाउंडेड तो है नहीं। मर्जी है तो बनाओ, मर्जी है तो मत बनाओ। लेकिन मेमोरेंडम जो है ये कंपलसरी है। रजिस्ट्रेशन करवाने जाते हैं तो आरओसी मांगता है एमओए को। इसके बारे में लिखते चलेंगे। द एमओए ऑफ कंपनी इज इन फैक्ट इट्स चार्टर। ये एक वर्ड आ गया, चार्टर। इट डिफाइंस इट्स कॉन्स्टिट्यूशन एंड the scope of the powers of the company with which it has been established under the act।
It is the very foundation on which the whole edifice of the company is built. हो गया, समझो। MOA of a company is in fact its charter। पहले तो ये वर्ड आया है। इट डिफाइंस इट्स कॉन्स्टिट्यूशन, यानी कि एक MOA जो है एक कंपनी के कॉन्स्टिट्यूशन को डिफाइन करता है। कॉन्स्टिट्यूशन का मतलब बनावट, ठीक है। वैसे तो इसका हम लोग एक ही मतलब जानते हैं, संविधान। हाँ, कॉन्स्टिट्यूशन का मतलब होता है बनावट। कंपनी की बनावट को डिफाइन करता है MOA। एंड द स्कोप ऑफ पावर, कंपनी के पावर के स्कोप मतलब कि कहाँ कहाँ तक, किन किन क्षेत्रों में कंपनी के अपने वर्चस्व है, कंपनी का अपना फैलाव है, सब कुछ बताता है MOA ऑफ द कंपनी विद विच इट हैज बीन एस्टेब्लिश अंडर द एक्ट। किन पावर्स के साथ, किन सभी स्ट्रक्चर्स के साथ, किन सभी रूल्स रेगुलेशंस के साथ एक कंपनी रजिस्टर्ड होने आई है ROC के पास, वो सारी बातें MOA में लिखी जाती है। अब ये जो वर्ड है चार्टर, चार्टर का मतलब क्या है? चार्टर का मतलब होता है कि स्टेटमेंट ऑफ राइट्स, स्टेटमेंट ऑफ राइट्स यानी कि अधिकार। समझे? इसके चार्टर में मतलब कंपनी के चार्टर में जहां पर अधिकार वगैरह लिखे होते हैं वहीं पर ही MOA के बारे में सबसे पहली डिस्क्लेमर दिया जाता है कि MOA होना ही चाहिए। अगली बात देखो, इट इज द वेरी फाउंडेशन, फाउंडेशन मतलब नींव, ये नींव है। ऑन विच द होल एडिफिस ऑफ द कंपनी इज बिल्ट। एडिफिस का मतलब, एडिफिस का मतलब क्या है? एक और नया वर्ड आ गया। एडिफिस का मतलब है पूरा, ऐसे समझो जैसे घर बना रहे हैं तो पूरा वो पैलेस या महल या भवन, बिल्डिंग है, बिल्डिंग कह सकते हैं इसे। अब तुम यहाँ बिल्डिंग का मतलब केवल ढांचे वाला बिल्डिंग मत समझना, बिल्डिंग का मतलब है कि पूरी कंपनी का स्टेटस है, उसकी अपनी नींव कही जाती है MOA को। कंफ्यूजन कोई?
आगे बढ़े। तो इसका अगला जो टॉपिक है, ऑब्जेक्ट ऑफ रजिस्टरिंग अ मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन। एक मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन को रजिस्टर्ड करने का क्या मकसद है? ऑब्जेक्ट का मतलब उद्देश्य, ऑब्जेक्ट का मतलब वस्तु मत समझना, ऑब्जेक्ट मतलब ऑब्जेक्टिव होता है ना, ये वो है। तो किसी भी कंपनी के एमओए को रजिस्टर्ड करने का क्या मोटिव है? तो रजिस्ट्रेशन से क्या हो जाता है, तो लिखो। पहला, इट कंटेन्स द ऑब्जेक्ट फॉर विच the company is formed and therefore identifies the possible scope of its operation beyond which its action cannot go। तो क्या लाइन लिखी है? बोला है कि इट कंटेन्स द ऑब्जेक्ट, सारे उद्देश्य रखे होते हैं एमओए के अंदर, फॉर विच अ कंपनी इज फॉर्म्ड, जिसके लिए कंपनी बनाई गई है ना। कंपनी किसी तो पर्पस के लिए बनाई गई होगी, वो सारे पर्पस लिखे होते हैं एमओए में। एंड देयर फॉर आइडेंटिफाई द पॉसिबल स्कोप ऑफ इट्स ऑपरेशन बियॉन्ड विच इट्स एक्शन कैन नॉट गो। और जब किस पर्पस से कंपनी बनाई गई ये बात लिखी होगी एमओए में, तो ऑब्वियसली उसके अपने जितने पॉसिबल स्कोप है उसका दायरा निश्चित किया जा सकेगा कि उस दायरे से बाहर वो जा नहीं सकता, ऐसा डिसाइड करना पड़ेगा ना। फिर जैसे एक कंपनी है, उसका अपना वो बनाया गया है, वो कंपनी फॉर्म करी गई है टेक्सटाइल के लिए, कपड़ों के लिए, समझे। तो जब वो अपना ऑब्जेक्ट बताएगा कि मैं कपड़े मैन्युफैक्चरिंग करने के लिए अपना एक कंपनी स्टार्ट करना चाह रहा हूँ, मैन्युफैक्चरिंग करना और बेचना है, तो उसका दायरा सीमित किया जाएगा ना कि तुम केवल अब कपड़ों के दायरे में ही रहोगे, हैं। तुम्हें कपड़े बनाने हैं, बेचने हैं, ठीक है, ये तुम्हारा अपना लिमिटेशन है। अब इसके अलावा तुम कोयला में बिजनेस नहीं करोगे, कोयला खरीद के बेच रहे हो, ये नहीं कर सकते तुम। पेन बना के नहीं बेच सकते, कॉपी किताब प्रिंटिंग नहीं कर सकते। एक दायरा बनेगा कि नहीं बनेगा, उस लिमिट के आगे वो नहीं जा सकते हैं, इसलिए एमओए जरूरी है। परमिशन ही नहीं मिलेगी ना उसे। दूसरी बात लिखो, इट इनेबल्स शेयर होल्डर्स, ये शेयर होल्डर्स को भी और क्रेडिटर्स को इनेबल मतलब काबिल बना देता है। इट इनेबल्स शेयर होल्डर्स, क्रेडिटर्स एंड ऑल दोज हु डील with company
जो कंपनी के साथ डील करते हैं टू नो what its power are and what activities it can engage in। एमओए के बन जाने से सारे शेयर होल्डर्स, सारे क्रेडिटर्स और बाकी वो सब लोग हैं जो कंपनी के साथ डील कर रहे हैं, सबको पता चल जाएगा कि जिस कंपनी के साथ हम डील कर रहे हैं उसकी अपनी पावर क्या है, उसका अपना दायरा क्या है, वो किन किन एक्टिविटियों को कर सकता है और किन एक्टिविटियों को वो नहीं कर सकता। एमओए से पता चल जाएगा। अच्छा हाँ, एक बात लिख लेना है पीछे एमओए के बारे में कि ये एक पब्लिक डॉक्यूमेंट है। इट इज अ पब्लिक डॉक्यूमेंट। क्या मतलब हुआ पब्लिक डॉक्यूमेंट का? मतलब एक ऐसा डॉक्यूमेंट जिसे पब्लिकली पब्लिश किया जाता है, छुपा के नहीं रखता, कोई भी इसे छुपा के नहीं रखेगा। कोई प्रॉब्लम? अच्छा, अब ये पब्लिक डॉक्यूमेंट है तो ऑब्वियसली जो भी शेयर होल्डर या जो भी कंपनी के साथ डील करने जा रहा है तो ये बात मान के रखनी पड़ेगी ना। मान के क्या, ये बात तो जाहिर सी बात है कि कंपनी ने अपने बारे में पब्लिकली डिस्ट्रीब्यूट कर दिया है, सब कुछ पब्लिश कर दिया है, तो अब इंडिविजुअली सबको कंपनी अपने बारे में बताए ऐसा उसके लिए कंपलसरी नहीं है। मेरी बात समझ में आ रही है? जैसे मान लो कोई मैं अपने कोचिंग के बारे में पब्लिकली ये पब्लिश कर दूं कि हमारे यहाँ नीट की क्लास नहीं होती है। अब कोई आया रिसेप्शन पे या किसी से जाके और बात कर लिया और रजिस्ट्रेशन करवा लिया नीट का और उसने कर भी दिया, कुछ भी हुआ, अब पढ़ाई नहीं हो रही उसकी, 2 दिन 3 दिन 4 दिन महीना बीत गया, क्लास ही नहीं हो रही है। पेरेंट्स आए आके और बवाल कर रहे हैं कि आप क्लास नहीं दे रहे, मैं कह रहा हूँ कि नहीं होगी क्लास। अब वो गए और जाके कंप्लेंट कर दी, केस कर दिया, तो वो केस किसके फेवर में आएगा? हमारे फेवर में आएगा। क्यों आएगा? क्योंकि मैंने तो पब्लिकली ये पब्लिश कर दिया है ना, एक पब्लिक डॉक्यूमेंट तैयार करके मैंने सबको बांट दिया है ना, और उसमें मैंने ये बात लिखी हुई है कि हमारे यहाँ नीट की क्लास नहीं होती है। बात क्लियर हो रही है? पब्लिक डॉक्यूमेंट का फायदा यही है। देखिए तीसरा पॉइंट ये तो 2 पॉइंट हो गए, जिसमें अभी एक हमने देखा कि जो एमओए है वो एक पब्लिक डॉक्यूमेंट है, यानी कि पब्लिकली पब्लिश्ड है। कोई भी डील करने आ रहा है कंपनी के साथ तो ये माना जाएगा कि वो एमओए पढ़ के आ रहा है, एमओए में लिखी बातों को वो जानता है। कंपनी के साथ डील करते वक्त वो कोई भी बात ऐसी होगी तो उसे पता है कि हाँ एमओए में लिखा हुआ है, ये कुछ ऊंच नीच हुआ तो उसके लिए कंपनी लायबल नहीं है। आई बात समझ? तीसरा पॉइंट लिखो इसमें। The shareholders must know the purposes for which his money can be used by the company and
what risks he is taking in making the investment. और एमओए से एक राइट अधिकार मिल जाता है शेयर होल्डर को, है। शेयर होल्डर्स मस्ट नो, बिल्कुल वो जानना उसके लिए जरूरी है, द पर्पस फॉर विच हिज मनी कैन बी यूज बाय द कंपनी एंड व्हाट रिस्क ही इज टेकिंग इन मेकिंग द इन्वेस्टमेंट। उसका पैसा कंपनी कहाँ लगा रही है, शेयर होल्डर एकदम बढ़िया से जान सकता है, और उसके इन्वेस्टमेंट में रिस्क क्या क्या है एमओए से ये भी उसे पता चल जाएगा। ठीक है ना। एमओए से कोई भी कंपनी पीछे नहीं हट सकती। एमओए बनाना एकदम जरूरी है। और कॉन्ट्रैक्ट बनाने की खास इसमें कॉन्ट्रैक्ट के लिए जरूरत नहीं, क्योंकि ये खुद ही एक कॉन्ट्रैक्ट का काम कर रहा है। इट कैन नॉट एंटर इनटू अ कॉन्ट्रैक्ट और एंगेज इन एनी ट्रेड और बिजनेस विच इज बियॉन्ड द पावर ऑफ कन्फेस्ड ऑन इट। इसमें लिखी बातों के अलावा अगर किसी और बात के लिए वो कॉन्ट्रैक्ट बना रहा है तो वो उसके लिए कैपेबल नहीं है। और इसमें लिखी बातों के लिए कॉन्ट्रैक्ट बना रहा है तो बनाए तो ठीक है, नहीं बनाए तो इसमें तो लिखा ही हुआ है ना, उसके अकॉर्डिंग ही चलना है। फिर मेरी बात समझ में आ रही है? तो नॉर्मल अपना कॉन्ट्रैक्ट वाली बातें हैं। बोलो। तो ठीक है, आगे बढ़ें। अब एक इसमें सेक्शन 4 की बात आती है कि कोई भी कंपनी अगर एमओए बना रहा है, ड्रॉ किया जा रहा है, तो हर तरह की कंपनी के लिए एमओए बनाने का परफॉर्मा थोड़ा अलग अलग दिया गया है। और कहाँ दिया है? शेड्यूल 1 ऑफ कंपनी एक्ट 2013 में दिया गया है। एज पर सेक्शन 4 कोई भी मेमोरेंडम ड्रॉ किया जाएगा तो उसके लिए टेबल बताई गई है। मेमोरेंडम ऑफ अ कंपनी shall be drawn up in such form as is given in, इनके बारे में बताया गया है टेबल ए बी सी डी एंड ई, है ना, ई इन शेड्यूल 1 ऑफ द कंपनी एक्ट 2013, कंपनी एक्ट 2013 में बताया गया है टेबल ए बी सी डी एंड ई। हर टेबल में कुछ कुछ अलग अलग बातें बताई हैं, देखें जरा। टेबल ए किसके लिए है? तो उन कंपनियों के लिए जो लिमिटेड बाय शेयर्स हैं। ऐसे ही टेबल बी, टेबल सी, टेबल डी और टेबल ई। टेबल ए लिखें कंपनी
लिमिटेड बाय शेयर्स। टेबल बी, कंपनी लिमिटेड बाय गारंटी एंड नॉट हैविंग अ शेयर कैपिटल है। टाइप ऑफ कंपनी में आया था ना ये, वही है बस। हर कंपनी के मेमोरेंडम को बनाने के लिए अलग अलग परफॉर्मा दिया गया है। कंपनी लिमिटेड बाय गारंटी एंड हैविंग अ शेयर कैपिटल। फिर डी के बारे में बात करेंगे। तो डी किसके लिए है? तो ये अनलिमिटेड कंपनी के लिए है। अनलिमिटेड कंपनी। और ई के लिए बात करेंगे तो ये भी अनलिमिटेड कंपनी के लिए है। अनलिमिटेड कंपनी एंड हैविंग शेयर कैपिटल। शेयर कैपिटल। अब इनके डिटेल में तो अभी जाना नहीं है, इसके बारे में तुम बाद में कभी पढ़ना। बस इतना ही याद रखना है। आगे बढ़े। हैविंग शेयर कैपिटल। अब ये तो टाइप ऑफ कंपनी में बताए थे ना सारे। हैविंग अ शेयर कैपिटल, ऐसी कंपनियां जो जिनमें मेंबरों को गारंटी दी जाती है ना। हाँ, नॉट हैविंग अ शेयर कैपिटल। बी वाले में वो जिनके अपना शेयर कैपिटल नहीं रखते हैं, केवल मेंबर्स को गारंटी देके और कंपनी स्टार्ट करते हैं या कंपनी चलाते हैं आगे। आगे बढ़े। हम्म। नेक्स्ट जो टॉपिक है, कंटेंट ऑफ द मेमोरेंडम। मेमोरेंडम में क्या क्या कंटेंट लिखे जाते हैं? तो ये जो कंटेंट है इन्हें हम क्लॉजेस के नाम से जानते हैं। क्लॉजेस। तो टोटल 6 क्लॉज हैं जो एक मेमोरेंडम में आते हैं। पहला क्लॉज है नेम क्लॉज।
दूसरा क्लॉज है रजिस्टर्ड ऑफिस क्लॉज। रजिस्टर्ड ऑफिस क्लॉज। तीसरा ऑब्जेक्ट क्लॉज। चौथा लाइबिलिटी क्लॉज। सारा पढ़ा पढ़ा सा लग रहा होगा अब। पांचवा कैपिटल क्लॉज। और छठा है एसोसिएशन क्लॉज। एसोसिएशन क्लॉज। सबके बारे में डिस्कशन पहले ही हो चुका है। नेम क्लॉज के बारे में बात हो चुकी है। नेम में क्या है, कोई भी नाम होगा कंपनी का तो यूनिक नाम रखना है, ऐसा जो पहले कभी किसी ने ना रखा हो। कुछ अपने ऐसे वर्ड इस्तेमाल नहीं करने हैं जो अनडिजायरेबल हों या फिर ऑफेंसिव हों, वो ऐसे नाम इस्तेमाल नहीं करें। पेट्रियोटिक वर्ड इस्तेमाल नहीं करना है नाम में, याद आया है। नाम के लास्ट में लिमिटेड या प्राइवेट लिमिटेड या ओपीसी लगाना पड़ेगा। ये सारी बातें हो चुकी हैं। और क्या बचा है, सेक्शन 8 वाली कंपनियां, ट्रस्ट वाली कंपनियां, तो उनमें नहीं लगेगा, लेकिन उन्हें एक नाम इस्तेमाल करना होगा। इलेक्टोरल ट्रस्ट या फिर चैरिटेबल ट्रस्ट, इस तरह से होते हैं ना, ये इस्तेमाल करना कंपलसरी है। ये सारी बातें थी नेम क्लॉज की। बाकी रीडिंग करोगे तो और चीज़ें इसमें मिलेंगी छोटी मोटी, सारी पढ़ी पढ़ाई हैं। दूसरा है रजिस्टर्ड ऑफिस क्लॉज। तो ये तो इसमें बताना है कि तुम्हें अपना ऑफिस कहाँ सेट करना है। ऑफिस मतलब हेड ऑफिस, है ना, जिस जगह पे तुम सिचुएट कर रहे हो इसे, तो वो एड्रेस वगैरह सारा देना पड़ेगा। द स्टेट इन विच द रजिस्टर्ड ऑफिस ऑफ द कंपनी इज टू बी सिचुएटेड। तो यहाँ पर स्टेट के बारे में बताना है। किस राज्य में हेड ऑफिस है तुम्हारा। ऑब्जेक्ट क्लॉज यानी कि ऑब्जेक्टिव, किस पर्पज से तुम अपना कंपनी स्टार्ट कर रहे हो ना, कोई दिक्कत। लाइबिलिटी क्लॉज, तो लाइबिलिटी क्लॉज में तुमने काफ़ी सारी लाइबिलिटियों के बारे में पढ़ा। एक तो लिमिटेड बाय शेयर्स और एक लिमिटेड बाय गारंटी, पढ़े ना सब। तो वो सारे इसमें लिमिटेड बाय शेयर्स और लिमिटेड बाय गारंटी या अनलिमिटेड हैं, कुछ भी हो सकते हैं। फिर कैपिटल क्लॉज। कैपिटल क्लॉज में ऑथोराइज कैपिटल वगैरह सब बताना पड़ता है, तो वही बताओगे यहाँ पर। समझने में कोई दिक्कत तो नहीं आ रही। फिर एसोसिएशन क्लॉज। एसोसिएशन क्लॉज के तहत ये मेमोरेंडम जो है ये बताना चाह रहा है कि एक कंपनी मेंबर्स का एसोसिएशन है, संगठन है, इसके साथ जो भी जुड़ेगा एटलीस्ट एक शेयर तो उसके पास होना चाहिए, है ना। तो यहाँ लिखो ऑल मेंबर्स मस्ट हैव एटलीस्ट 1 शेयर। एक से ज्यादा कितने भी रखो, लेकिन कम से कम 1 शेयर रखो, तभी तुम मेंबर कहलाओगे। कंपनी एक एसोसिएशन है ना, कंपनी एसोसिएशन है, वो कोई एक सोल प्रोप्राइटरशिप थोड़ी है कि एक ही बनेगा मालिक बाकी नहीं बनेंगे। कंपनी में बहुत सारे मालिक होते हैं। तो ये है हमारा एसोसिएशन क्लॉज।
नेम क्लॉज में भी कुछ अगर बताना हो तो क्या बताओगे? कंपनी का नाम है, कंपनीज नेम, क्या क्या हो सकता है? प्राइवेट लिमिटेड, लिमिटेड, ओपीसी, इस तरह से नाम लगा देना है। और इलेक्टोरल ट्रस्ट भी लगा दो चलो, क्योंकि वो ठीक है, होना चाहिए। इलेक्टोरल ट्रस्ट, ये सेक्शन 8 वाली कंपनियों के लिए है। एक नोट डालो। और लिखेंगे इट इज टू बी noted that a company being a legal person can, through its agent, subscribe to the memorandum. However, a minor cannot be a signatory to the memorandum, as he is not competent to contract. The guardian of a minor who subscribe to the memorandum on his behalf will be deemed to have subscribed in his personal capacity. ये एक बहुत अच्छा खासा नोट है, समझो इसे। इट इज टू बी नोटेड दैट अ कंपनी बीइंग अ लीगल पर्सन, क्योंकि एक कंपनी एक लीगल पर्सन है, इसलिए वो अपने एजेंट के थ्रू एक मेमोरेंडम को सब्सक्राइब कर सकते हैं, यानी कि सिग्नेचर।
सब्सक्राइब करना मतलब सिग्नेचर करना, मेमोरेंडम पे सबके सिग्नेचर होते हैं ना, तो अपने एजेंट के थ्रू करवाया जाता है। हाउएवर कोई एक माइनर जो है कभी भी सिग्नेटरी नहीं बन सकता है टू द मेमोरेंडम एज ही इज नॉट कॉम्पिटेंट टू द कॉन्ट्रैक्ट। ये तो बात सबको पता है। द गार्जियन ऑफ अ मेंबर हु सब्सक्राइब द मेमोरेंडम ऑन हिज बिहाफ विल बी डीम्ड टू हैव सब्सक्राइब इन हिज पर्सनल कैपेसिटी। गार्जियन जो साइन कर रहा है वो उसके अपनी पर्सनल कैपेसिटी पे माना जाएगा, माइनर के लिए नहीं माना जाएगा, वो गार्जियन के खुद के कैपेसिटी के लिए माना जाएगा। ठीक, इतना काम हो गया। मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन अच्छे से क्लियर हो गया होगा। अब अगला टॉपिक इसका बचता है, उसे नेक्स्ट क्लास में करेंगे। 3 टॉपिक और रह जाते हैं बस, उसके बाद ये चैप्टर खत्म हो जाएगा। हैं?